साथियों नमस्कार। जय हिंद, जय जोहार, जय झारखंड। तो सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है एक और शानदार क्लास में। साथियों, आज हम लोग इतिहास पढ़ेंगे और इतिहास पढ़ेंगे ही नहीं, इतिहास को अपने जहन में बसाएंगे भी। इतिहास का कल मैंने आपको सोर्स बताया था। देखो, कुछ भी पढ़ने के लिए ना, अगर इतिहास वगैरह पढ़ना है ना बेटा, तो एक बात ध्यान रखनी होती है जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जब कभी भी हिस्ट्री या इतिहास पढ़ रहे हो, आप हिस्ट्री या जो इतिहास है इसको यदि आप पढ़ रहे हो, तो आप इसको कितने भागों में बांटते हो। तो साहब हाँ, हमने कल गुरुजी आपसे कुछ सीखा था कि हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है आपका प्रागैतिहासिक इतिहास, दूसरा होता है आद्य ऐतिहासिक और तीसरा होता है इतिहास। तो हिस्ट्री को एक्चुअली जो है हम 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा? तो पहला याद रखना, पहला कौन सा होता है? तो प्रागैतिहासिक होता है। पहला प्रागैतिहासिक होता है, दूसरा आद्य ऐतिहासिक होता है, आद्य ऐतिहासिक होता है, और तीसरा होता है बेटा आपका कौन सा? तो आप बोलोगे इतिहास, हिस्ट्री। अगर इन तीनों को सर हम विभाजित करते हैं किस हिसाब से, तो कल का एक क्विक रिवीजन दे रहा हूं मैं आपको, कल क्या पढ़ाया था, तो एक थोड़ा सा समझ में आपको चीजें और अच्छे से आ जाएंगी। तो जो आप प्राग ऐतिहासिक होता है, इसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं प्राप्त होता है। तो इसमें इतिहास की जानकारी किससे मिलती है? स्रोत से मिलती है, स्रोतों से मिलती है, स्रोत से मिलती है, सोर्स से मिलती है, सोर्स से मिलती थी, सोर्स से मिलती थी। सोर्स क्या क्या हो सकते थे? पुरातात्विक सोर्स हो सकता है, पुरातात्विक सोर्स हो सकता है, पुरातात्विक के अलावा आपका जो है कुछ भी पुरातात्विक सोर्स हो सकता है। इन सोर्सेस से आपको प्रागैतिहासिक काल की जानकारी मिलती है। आद्य इतिहास में सर यहां पर जब इस समय काल की बात करते हैं तो इसके लोग लिखना पढ़ना तो जानते थे, लोग लिखना पढ़ना तो जानते थे, लिखना पढ़ना तो जानते थे, लेकिन जो लिखा हुआ प्राप्त है, यहां से जो प्राप्त लिखावट है, उस लिखावट को हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, उसको हम पढ़ नहीं सकते उस लिपि को। तो इस प्रकार का जो इतिहास है वे आद्य इतिहास के अंतर्गत आता है। फिर इतिहास की बात कर रहा हूं दोस्त, तो अगला जो इतिहास है, यहां पर हमें प्राप्त जानकारी कैसे होती है? तो प्राप्त जानकारी होती है जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, जो हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, जीवन परिचय है किसी का, कुछ है यात्रा वृत्तांत है, उससे इतिहास की जो जानकारी हमको मिलती है वे आपकी इतिहास कहलाती है। मतलब लिखित रूप से मौजूद है। यहां पर चीजें क्या हैं प्यारे बच्चे? तो लिखित रूप से मौजूद है। क्या मौजूद है? लिखित रूप से मौजूद है। मतलब सर इतनी बात तो हमें क्लियर है, बिल्कुल हाँ, ठीक है भैया, हाँ आई बात समझ में? क्या इतनी बातें क्लियर हैं? इतनी बातें क्लियर हैं। कल जो पढ़ाया था उसी का एक क्विक रिवीजन दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मिटा दो। ये तुम्हारे दिमाग में फीड है, ये सब तुम्हारे दिमाग में फीड है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार का कोई इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं। मतलब सर 3 चीजें हमको क्लियर हो गई। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसको याद रखना दोस्त, उसको याद रखना जी। 1 मिनट में सेल चेंज कर लेता हूं। हाँ जी प्यारे बच्चों, ध्यान देना, ठीक है। हाँ सुनो इधर, हाँ अभी तो पढ़ाया ही कहाँ है जी। कल सर आपने एक चीज बताई, कल आपने एक चीज बताई कि भैया जो इतिहास है दोस्त, वो इतिहास हाँ 3 भागों में बांटते हैं उसे। पहला है सर आपका कौन सा? तो आप बताएंगे पहला है सर आपका प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है आपका इतिहास। प्रागैतिहासिक काल में हमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं मिलता, जबकि जो आद्य ऐतिहासिक है उसमें लिखा हुआ मिलता है, लेकिन हम उसे पढ़ नहीं सकते सर। उसके बाद आपने बताया कि जो इतिहास है उसमें लिखा हुआ साक्ष्य आपको मिल जाता है। मतलब सर कुल मिला के, हाँ बेटा ये नोट्स तो बनाने ही नहीं है, इसके नोट्स नहीं बनाने थे इस वाली स्लाइड के। हाँ आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे बताते हैं। देखो ये है, फिर हमने प्रागैतिहासिक काल देखा, प्रागैतिहासिक काल देखा। आइए जरा सा प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चे, बिल्कुल बहुत बढ़िया से आराम से पढ़िएगा बच्चों, आराम से पढ़िएगा।
सर ये जो प्रागैतिहासिक काल है इसकी बात कर रहे हैं, इसको कल हमने पढ़ा था सर कि इसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में 3 भागों में बांटा गया था। कहां बांटा गया था, फिर से पढ़िएगा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के रूप में बांटा गया था। किसको सर, प्रागैतिहासिक काल को। किसको, प्रागैतिहासिक काल को, प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक काल को, प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक काल को, प्रागैतिहासिक काल को, प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में बांटा गया था, प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से, तो पहला आपका पूरा पाषाण, दूसरा आपका मध्य पाषाण, तीसरा आपका नव पाषाण काल। ध्यान रखिएगा, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, ये 3 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में, सुनो, हाँ ये सब पढ़ चुके हैं, हाँ पता है, थोड़ा सा रिवीजन दे रहा हूं ताकि जो है सभी बच्चे जब स्टार्ट करें ना तो कम से कम एक लेवल पर हो, क्योंकि अब जो है स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग पूरा पाषाण काल सबसे पहले। तो क्या देखेंगे, आइए जरा सा पूरा पाषाण काल देखते हैं और शुरू करते हैं कहानी। बिल्कुल बिल्कुल प्यारे बच्चों, तैयार हैं आप लोग, यस और नो प्रागैतिहासिक काल में? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सबसे पहले देखते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल, आइए जरा सा देखते हैं पूरा पाषाण काल। सर इस पूरा पाषाण काल में हेडिंग क्या बनाएंगे, पूरा पाषाण काल, क्या हेडिंग बनाएंगे, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ये हेडिंग बनाएंगे, पूरा पाषाण काल। हेडिंग बनाइए, पूरा पाषाण काल, बना लीजिए हेडिंग, पूरा पाषाण काल हेडिंग। सर पूरा पाषाण काल की थोड़ा सा कहानी की तरह समझिएगा, समझाते हैं, ठीक है। हाँ, पूरा पाषाण काल में मानव गुफा में निवास किया करते थे। कैसे निवास किया करते थे, गुफा में। तो कभी भी प्रश्न आएगा मानव कहाँ निवास करते थे, पूरा पाषाण काल में गुफा में निवास करते थे, समूहों में रहते थे, समूहों में रहते थे। जीवन यापन हेतु क्या किया करते थे, शिकार किया करते थे, शिकार किया करते थे। जी हाँ, हंट किया करते थे, हंट किया करते थे, शिकार किया करते थे, हंट किया करते थे। बिल्कुल, इनके पास खेती बाड़ी करने की कोई जो है सुविधा मौजूद नहीं थी। थोड़ा सा आराम से, बिल्कुल हाँ ठीक है, आई बात समझ में। चलो इधर देखो, पूरा पाषाण काल क्या कह रहा है, इस काल में मानव गुफा में, कहा, मानव गुफा में निवास करते थे और क्या करते थे भैया, अपने जीवन यापन के लिए शिकार किया करते थे। चिंटू, चिंटू के मम्मी पापा, सबकी कहानी याद होगी बिल्कुल, ठीक है। हाँ जी, पूरा पाषाण काल याद रखिएगा प्यारे बच्चे, पूरा पाषाण काल। सर क्या करते थे ये लोग, सर शिकार किया करते थे, याद रखिएगा। इस काल में मानव अग्नि से भी परिचित हो गए थे। तो आग से क्या पूरा पाषाण काल के लोग परिचित हो गए थे, हाँ सर आग से परिचित हो गए थे। बिल्कुल, पूरा पाषाण काल के अंत तक मानव गुफाओं से बाहर आ चुका था। जब समय काल पूरा हो रहा था, पूरा पाषाण काल, और इसको पाषाण काल क्यों कहते हैं, एक मन में ये प्रश्न नहीं उठता, हाँ सर मन में एक प्रश्न तो उठता है कि सर ये जो पाषाण काल है, यानी कि यहां पर जो हथियार होते थे वो पत्थरों के बने होते थे, इसी कारण से हम इसे पाषाण काल कहते हैं। और पाषाण काल में भी पूरा का अर्थ होता है पुराना पाषाण काल, पुराना पाषाण काल, शुरुआती पाषाण काल। जी हां, फिर हम मध्य पाषाण काल की बात करेंगे, फिर नवीन पाषाण काल यानी जो नया पाषाण काल है उस पर बात करेंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं पूरा पाषाण काल पे, ठीक है। तो आराम से, बिल्कुल ठीक है। हैंड रिटन नोट्स थोड़ा सा साफ नहीं मिल रही है, मिल जाएगी बेटा, बोल देंगे, ठीक है। अच्छा बेटा, ये वो वाली हिस्ट्री नहीं है बेटा, ये वो वाली हिस्ट्री नहीं है, झारखंड से हिस्ट्री है, थोड़ा सा ध्यान रखना। हाँ, तो इसे मानव गुफाओं से बाहर आ चुका था भैया, मानव गुफर से बाहर आ चुका था। तो अब जो है इसी काल के, सुनना ये लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अभी तक तो भूमिका थी। इस काल के लोगों के विषय में मूल रूप से पर्याप्त जानकारी का अभाव रहता है। क्यों, क्योंकि भैया कोई रिटन साक्ष्य तो है नहीं, कोई रिटन साक्ष्य तो है नहीं, लेकिन फिर भी क्योंकि यहां की अधिकांश जनजातियां असुर, बिरहौर आदि को छोड़कर बाह्य क्षेत्रों से आकर यहां बसी थी। तो आपको यहां से एक जानकारी मिल गई कि सर ये जो असुर जनजाति है,
असुर जनजाति है, बिरहोर जनजाति है, ये असुर और बिरहोर जनजाति, असुर और बिरहोर जनजाति ये कहां से संबंधित है? तो ये यहाँ की नेटिव ट्राइब्स है, यानी ऐसी ट्राइब है, ऐसी जनजाति है जो कि आपके झारखंड में ही पैदा हुई, झारखंड की ही जनजाति थी, जबकि जबकि इसके अलावा जो और जनजातियां हैं वो बाहर से आई। तो प्रमुखता से नाम याद रखिएगा, असुर और बिरहोर जनजाति, असुर और बिरहोर जनजाति ये आपकी यही की मूल निवासी हैं। आप क्या कह सकते हैं? मूल निवासी हैं, मूल निवासी हैं। मूल रूप से इनका निवास कहां था? निवास आपके प्यारे झारखंड में हुआ करता था। आपके प्यारे कहां? झारखंड में हुआ करता था। याद रखिएगा। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? बिल्कुल ठीक है, पढ़ते रहिए बेटा। आई बात समझ में? बहुत बहुत शुक्रिया, पढ़ते रहिए। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं दोस्त। तो मूल रूप से जनजातियां पूछ ले कभी तो असुर और बिरहोर जनजातियां हैं, असुर और बिरहोर जनजातियां हैं। ठीक है, तो आपको पूरे पूरे के पूरे आपका जो पूरा पाषाण काल है उसमें क्या बात ध्यान रखनी है? देखो, ये कोई पीएससी की तैयारी नहीं कर रहे हो कि इसमें सब कुछ ध्यान रखना है। मैं पढ़ाऊंगा बहुत कुछ, लेकिन जब बोलूंगा कि इस बात को, इस पॉइंट को बेटा ध्यान रखो, तो इसका मतलब है इस पॉइंट को आप यहां पर ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे। आई बात समझ में? ठीक है ज्योति जी, चलिए बच्चा यहां ध्यान से देखिएगा। मतलब चलिए अगर आगे बढ़ते हैं, अब अगला है मध्य पाषाण काल। अगला कौन सा है? मध्य पाषाण काल। इंग्लिश में इसे मेसोलिथिक पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेसोलिथिक पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? मेसोलिथिक पीरियड बोलते हैं। मतलब सर, जी बिल्कुल, हाँ हाँ सर, मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल का समय कब से कब तक था? तो सर अच्छा, नौ पाषाण काल का समय मैंने आपको नहीं बताया सर। हाँ, 1 लाख से लेके, हाँ 1 लाख से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक, 1 लाख से लेके, ये अगर मध्य पाषाण काल के समय की बात करूं तो 1 लाख से लेके, 1 लाख से लेके 10,000 साल तक, 10,000 इनकी समय अवधि 1 लाख से लेके कब तक थी? तो 10,000 तक थी। इनके समय काल की अवधि कब से कब तक थी? तो 1 लाख से प्यारे बच्चे, हाँ 1 लाख से ये 10,000 ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व, अच्छा हाँ ईसा पूर्व तक। कब तक? ईसा पूर्व तक, ईसा पूर्व तक, ध्यान रखना ईसा पूर्व तक थी। बिल्कुल प्यारे बच्चे, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे चीजों को देखते हैं। सर फिर मेसोलिथिक पीरियड जो कि मध्य पाषाण काल है, ये झारखंड में इसका समय अवधि कब तक थी? कब से कब तक थी? तो 10,000 से लेके 4,000 ईसा पूर्व तक, यानी 10,000 से लेके, 10,000 से लेके ये 4,000 ईसा पूर्व तक, 4,000 ईसा पूर्व तक इसकी अवधि थी। 4,000 ईसा पूर्व तक इसकी अवधि थी, याद रखिएगा। और इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है? तो पलामू, पलामू के अलावा दुमका, दुमका के अलावा गढ़वा, गढ़वा के अलावा धनबाद, धनबाद के अलावा रांची, पश्चिमी सिंहभूमि, पूर्वी सिंहभूमि आदि क्षेत्रों से हमें क्या औजार प्राप्त होते हैं। और इन्हीं औजारों के माध्यम से ही हमें क्या प्राप्त होता है? मध्य पाषाण काल की जानकारी प्राप्त होती है। बिल्कुल प्यारे बच्चे, कमेंट हर एक बच्चे का अंतिम 5 मिनट में लूंगा, उससे पहले कोई कमेंट नहीं लूंगा, ठीक है? तो उससे पहले जो आपका बस डाउट वाला होगा, सिर्फ वही डाउट वाले कमेंट ही लूंगा प्यारे बच्चे, क्योंकि कई सारे बच्चों की यह शिकायत थी कि सर आप कमेंट लेते हैं, इस वजह से क्लास में थोड़ा कम पढ़ा पाते हैं। बिल्कुल प्यारे बच्चे, विक्की सिंह जी, ठीक है, ध्यान देना इस बात को, सभी प्यारे बच्चे आप ही की भलाई के लिए, ठीक है? तो फिर से ध्यान रखना, याद करो मेरे साथ, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इधर देखो, मध्य पाषाण काल 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व याद रखना है। और इसमें याद रखना है कि औजार कहां कहां से प्राप्त हुए हैं। तो औजार आप याद रखोगे कि सर जो ये औजार हैं ये प्राप्त होते हैं आपके पलामू से, दुमका से, गढ़वा से, धनबाद से, रांची से, सिंहभूमि से, पूर्वी सिंहभूमि आदि क्षेत्रों से, याद रखना, ठीक है? आई बात समझ में? बिल्कुल। इस काल में क्या खास था? अगर पूछे कि कैसे आप पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल
को डिफरेंस बता पाओगे? जी बिल्कुल। कैसे बता पाओगे? तो याद रखना, इस काल के पत्थर की अपेक्षा तीक्ष्ण और सुडौल औजार मिलने लग गए थे। तो याद रखना कि औजार कैसे हो गए थे? तीक्ष्ण हो गए थे और सुडौल हो गए थे। सुडौल मतलब समझते हो? सुडौल मतलब समझते, और ज्यादा अच्छे दिखने लग गए थे। शुरुआती औजार आदमी ने बनाए, सोचो, शुरुआती औजार आदमी ने बनाए, समझ रहे हो? शुरुआती औजार कैसे बनाए? बस पत्थर उठाया, पत्थर पटक दिया। सुनो इधर, पत्थर उठाया, पत्थर पटक दिया, चार टुकड़े हो गए, डंडम बांधा, लिए हिरन, कोच दिए हिरन को, कोच दिए, मार दिए, खत्म, हिरन लाए, पका खा गए। अग्नि की जानकारी तो थी ही सर। लेकिन सर, याद रखने वाली बात यह है कि जब मध्य पाषाण काल का समय स्टार्ट होता है, लगभग 10,000 से लेके वही 4,000 ईसा पूर्व के बीच का जो समय स्टार्ट होता है, लगभग वही आपका 6,000 साल का जो समय काल आपका रहता है। इस समय काल में जो हथियार थे, जो पत्थर तोड़े थे, अब उस पत्थर को, नुकीले पत्थर को ऐसे ही नहीं बांधा जाता था। नुकीले पत्थर को हम लेते, उसको शार्प करते दूसरे पत्थर से और ज्यादा उसे नुकीला करते, और उस आकार कैसा बना देते, उसका सुडौल कर देते, उसे और नुकीला कर देते, ताकि आसानी से शिकार किया जा सके। अब आदमी दिन भर खाली बैठा है तो कुछ तो करेगा ही। चलो, तो इस काल में पत्थर औजारों में लकड़ी के हत्थे जो वुड हैंडल्स हैं, उनका प्रयोग किया जाने लग गया। ऐसा क्यों किया जाने लग गया? सोचो, क्या पत्थर से जाके, पहले तो चलो हिरन के ऊपर जाए, कूद गए, पहले हिरन भी बड़े बड़े होते थे, हाथी के ऊपर कैसे पत्थर से कोच कोच के मार रहे हैं उसको। अब जो है यहां पर क्या कर रहे हैं भाई? लकड़ी के हत्थे लगा लिए। जी हाँ, आराम से मारना आसान हो गया, मारना आसान हो गया चीजों को। तो ये धीरे 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 एवोल्यूशन हुआ। एवोल्यूशन मतलब धीरे 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 बढ़ता रहा। याद रखिएगा, तीक्ष्ण का मतलब होता है बेटा नुकीला, तीक्ष्ण, नुकीला, 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 याद रखना, नुकीला। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है तो इस वाले में आपने क्या क्या याद रखा, एक बार फिर से मैं क्विक रिवीजन दूं। हाँ, तो असुर और बिरहोर जनजाति मूल निवास थे, आपको पूरा पाषाण में याद रखना है। सर, मध्य पाषाण में गढ़वा, दुमका, धनबाद, रांची, पश्चिम सिंह भूमि और आपका पलामू में औजार प्राप्त हुए। कब से कब तक के? 10,000 से लेकर 4,000 ईसा पूर्व तक के। कार्बन डेटिंग से हमें पता चल गया मध्य पाषाण काल मिसोलिथिक पीरियड था। हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपका मध्य पाषाण काल में औजार हमारे तीक्ष्ण नुकीले हुआ करते थे, अच्छे दिखने रहते थे, अच्छा दिखते थे, बिल्कुल अच्छे दिखते थे। हाँ ठीक है। नवपाषाण काल, आ जाइए जरा सा, न्योलिथिक पीरियड, नवपाषाण काल। इसमें झारखंड में क्या होता है? झारखंड में जो नवपाषाण काल था, इसके दो चरण हुए। कितने चरण हुए? दो चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? दो चरण आपको देखने के लिए मिलते हैं। कितने? दो चरण देखने के लिए मिलते हैं सर नवपाषाण काल के अंदर। पहला चरण होता है आपका लगभग 3,000 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ। 3,000 3,000 3,000 ईसा पूर्व से यह प्रारंभ होता है और लगभग 1500 तक चलता है, 1500 तक चलता है। दूसरा बेटा लगभग 1500 ईसा पूर्व तक, 1500 ईसा पूर्व तक ये चलता है। दूसरा 1500 ईसा पूर्व तक चलता है। ये पहला, ये आपका दूसरा। ठीक है, तो प्रथम चरण लगभग 3,000 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ, जबकि दूसरे चरण का काल का लगभग आरंभ 1500 ईसा पूर्व के आसपास होता है। तो हम जो है नवपाषाण काल को भी दो भागों में विभाजित कर देते हैं। संभवतः दूसरे चरण में ही आपकी जो मुंडा जनजाति है, ये झारखंड क्षेत्र में आगमन करती है। और आपसे प्रश्न बनता है कि ये जो मुंडा जनजाति है, जो आपकी मुंडा जनजाति है, मुंडा जनजाति है, ये मुंडा जनजाति, मुंडा जनजाति, मुंडा जनजाति झारखंड में कब आई? तो याद रखना, नवपाषाण काल के, नवपाषाण काल के, नवपाषाण काल के, नवपाषाण काल ऐसे नहीं लिखूंगा मैं। हाँ, ये बात ध्यान रखो। पहले मुंडा जनजाति कब आई? तो नवपाषाण काल में आई। कब आई? तो प्यारे बच्चे, नवपाषाण काल में। ये नवपाषाण काल में, अलग कलर से लिखता हूं, आराम से समझ, ठीक है। नवपाषाण
काल में कहाँ आई? झारखंड में आती है। झारखंड में प्रवेश करती है। कब प्रवेश करती है? नवपाषाण काल में झारखंड में प्रवेश करती है। नवपाषाण काल में झारखंड में प्रवेश करती है। कौन सी भैया? आपकी मुंडा जनजाति सर। मुंडा जनजाति याद रखिएगा, बिल्कुल ठीक है। तो मतलब कि मुंडा जनजाति का झारखंड क्षेत्र में कब आगमन हुआ था? तो आप कहोगे नवपाषाण काल में झारखंड में आगमन हुआ था। और दूसरा प्रश्न यहां पर बन जाए कि नवपाषाण काल के किस चरण में हुआ था? तो दूसरे चरण में आगमन हुआ था। कब हुआ था? दूसरे चरण में आगमन हुआ था। मतलब सर एक बात तो सर समझ में आ गई, बिल्कुल हाँ ठीक है, ठीक है, आई बात समझ में? क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या इतनी बातें क्लियर है? सभी प्यारे बच्चे बताएंगे। मतलब कि सर मुंडा जनजाति से प्रश्न बन सकता है। मुंडा जनजाति पूछेगा कब आई आपके झारखंड में? हाँ, तो आप कहेंगे झारखंड में नवपाषाण काल के अवशेष। झारखंड में नवपाषाण काल के अवशेष। अभी हमने पूरा पाषाण काल के पढ़े थे। नवपाषाण काल के अवशेष कहां मिलते हैं? तो पलामू में मिलता है, धनबाद में मिलता है, दुमका में मिलता है, पश्चिमी सिंहभूमि, पूर्वी सिंहभूमि, लाची, लोहरदगा आदि बहुत सारे क्षेत्रों में आपके नवपाषाण काल के केंद्र वो मिल जाते हैं, आपको क्षेत्र मिल जाते हैं। याद रखना, बिल्कुल ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया इस पे मिलता है। याद रखिएगा दोस्त, बिल्कुल आई बात समझ में। झारखंड में अगला प्रश्न आपसे देखना, अगला प्रश्न क्या पूछेगा कि झारखंड में सबसे समृद्ध नवपाषाण कालीन स्थल का नाम बताओ। झारखंड का सबसे समृद्ध, सर सबसे समृद्ध की बात करते हैं, क्या नाम है? आप बोलोगे बारूडीह। बारूडीह पूर्वी सिंह, हाँ बारूडीह आपका पड़ता है कहां पर? तो बारूडीह पड़ता है पूर्वी सिंहभूमि जिले पर। कहां पर? पूर्वी सिंहभूमि जिले पर पड़ता है ये। पूर्वी सिंहभूमि, पूर्वी सिंहभूमि, सिंहभूम जिले पर पड़ता है। सिंहभूम जिले पर पड़ता है। मतलब सर एक बात तो सर समझ में आ गई कि नवपाषाण कालीन स्थल कौन सा है? तो आप कहोगे सर नवपाषाण कालीन स्थल है बारूडी। नवपाषाण कालीन स्थल है बारूडी। आपसे ऐसे प्रश्न बनेगा तो बता ले जाओगे। कल को कोई प्रश्न पूछ ले, बेटा देखो मैं क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही पढ़ाऊंगा। थ्योरी के माध्यम से आपको यह बताता चलूंगा कि इस थ्योरी से कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इससे अच्छा क्या है सर? इससे अच्छा क्या है सर? ये सब को तो बढ़िया बात है, लेकिन बस इतना है। हाँ ठीक है, ठीक है, बीसी कहते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और क्लियर कर लो, ये ईसवी और हाँ ये अलग सा ज्ञान है, लेते जाओ, काम आएगा जीवन के अलग प्रकार के, हाँ अलग प्रकार के जो दुख है ना तुम्हारे वो दूर हो जाएंगे। ठीक है, अलग प्रकार के दूर हो जाएंगे दुख। सर ये ईसी होता, ईसा पूर्व होता है, और ये सर ईसवी होता है, इसे ईसा पूर्व कहते हैं। सर ये ईसवी होता है, और सर इसी को सर हम क्या कहते हैं? बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, बीसी बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं। और सर इसी ईसवी को हम सर क्या बोलते हैं? तो सर इसे ध्यान रखना, इसे एडी बोलते हैं, एनोडोमिनी, एनोडोमिनी बोलते हैं, एडी बोलते हैं, एडी बोलते हैं। सर ऐसी बात है क्या सर? हाँ मतलब सर ईसा मसीह के, और इस पॉइंट को 0 साल रखा गया, इस पॉइंट को 0 साल रखा गया। 0 के बाद आज हम लोग कब चल रहे हैं? तो 2024 में चल रहे हैं, 2024 में इधर प्लस चल रहे हैं। लेकिन जब हम इधर बैठते हैं तो इधर हम घटते नहीं है, इधर 1 2 3 4,000 साल पहले, 4,000 साल पहले, 1,00,000 साल पहले ऐसे जाते हैं। तो 1,00,000 साल पहले, 4,000 साल पहले अगर मैं बात कर रहा हूं तो अभी से मैं 6,000 साल पहले की बात कर रहा हूं। समझ रहे हो? ईसा मसीह के जन्म को ही दुनिया की शुरुआत ऐसा माना गया है। ईसा मसीह की, ईसा मसीह के जन्म की शुरुआत की बात ही की जा रही है। तभी से हम इसको एनाडोमनी और बिफोर क्राइस्ट के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा। हाँ आई बात समझ में? ठीक है, ठीक है, क्लियर है? ये जो बच्चों को ईसा पूर्व और बीसी में डिफरेंस नहीं पता था, ये बातें क्लियर हैं? एक बार बता दीजिएगा। हाँ सर क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। एक बार बताइए सभी प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं सर।
नौपाषाण कालीन औजार कौन कौन से पत्थर से निर्मित होते थे? तो इस टाइम के जो नौपाषाण काल के पत्थर थे, ज्यादातर प्यारे बच्चे क्वार्टज पत्थर, कौन सा पत्थर? क्वार्टज पत्थर से, क्वार्टज पत्थर से निर्मित हुआ करते थे। तो इसे आप नोट डाउन भी कर लेना, ठीक है। मेरे साथ क्लास में आप पढ़ाई करो, नोट डाउन करने का आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पीपीटी मिल जाएगी, ठीक है, बिल्कुल। तो नौपाषाण कालीन जो स्थल है, ये जो नौपाषाण कालीन औजार हैं, ये औजार किससे बने होते थे? तो ये औजार मुख्यतः आपके क्वार्टज पत्थर से बने होते थे, बिल्कुल ऐसे दिखते हैं क्वार्टज पत्थर, ठीक है, इससे बने होते थे ज्यादातर जो नौपाषाण कालीन वो है। बोरमैन एक पुरातात्विक विद हैं, इनके अनुसार छोटा नागपुर क्षेत्र से प्राप्त आपका नौपाषाण कालीन हस्त कुठार कितने प्रकार के हैं? तो 12 प्रकार के हैं। कभी आपसे पूछ ले 12 प्रकार के हस्त कुठार, हस्त कुठार, कुठार मतलब हाँ इस प्रकार के ये कुल्हाड़ी टाइप के जो होते हैं हथियार, तो 12 प्रकार के ये जो हस्त कुठार हैं ये कहां से प्राप्त हुए हैं? आप कहोगे सर छोटा नागपुर क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। कहां से प्राप्त हुए हैं? छोटा नागपुर क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। जी हाँ, क्लियर है? यस और नो? रंजीत कुमार जी कह रहे हैं सर नोट कर लेने दीजिए। बेटा नोट करने का काम कब करना है? जब पीडीएफ मिल जाए आपको, तब आपको नोट करने का काम करना है, ये बात विशेष ध्यान देना। क्लास का एक ही रूल है कि सारे डाउट लास्ट के 5 मिनट में, और दूसरा रूल है कि आपको, हाँ, ईसा मसीह कौन है ये देखो, अब इनको ईसा मसीह नहीं पता है बेटा। हाँ, ईसाइयों के भगवान ईसा मसीह बोलते हैं उन्हें। क्वार्टेज पत्थर सामने नहीं दिख रहा था कैसा होता है, वैसे ही होता है, ठीक है। हाँ ठीक है, क्लियर है? क्लियर है प्यारे बच्चे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। इस काल में झारखंड में ग्रामीण अधिवास का विकास आपको देखने के लिए मिलता है। क्या? ग्रामीण, इस काल में झारखंड में ग्रामीण अधिवास का विकास होने लगा था तथा पशुओं को भी पालतू बनाया जाने लगा था। तो अगला प्रश्न बनता है, बताइए नौ पशुओं को पालतू कब बनाया जाने लगा था? तो पशुओं को पालतू, याद रखना सीधी बात आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, पशुओं को पालतू, पशुओं को पालतू कब बनाया जाने लगा था? तो पशुओं को पालतू बनाया जाने लगा था किस काल में? अगर ऐसा प्रश्न डायरेक्ट आता है तो क्या बताओगे? नवपाषाण काल में, नवपाषाण, नवपाषाण काल में, नवपाषाण काल में पशुओं को पालतू बनाया जाने लगा था। याद रखिएगा, बिल्कुल ठीक है, याद रखिएगा। इतनी बातें क्लियर हैं? मैं झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं बेटा, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं, हाँ, और स्टैंडर्ड बुक की बात कर रहा हूं, स्टैंडर्ड बुक से बता रहा हूं, ऐसे नहीं 2-3 बुक से बता रहा हूं बेटा, हाँ ध्यान रखना, ठीक है। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल, क्या इतनी बातें क्लियर हैं? एक बार बताइएगा, सभी प्यारे बच्चे बताएंगे क्या इतनी बातें क्लियर हो गई? यस और नो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग साथियों, ठीक है। तो कभी आपसे पूछ ले कि आग की खोज, अच्छा चलो, अगर मैं अब आपसे पूछ रहा हूं कुछ चीजें तो एक बार मुझे उत्तर करके बताइएगा, सभी प्यारे बच्चे एक बार उत्तर करके बताएंगे जो मैं पूछ रहा हूं। देखिए अभी तक जो पढ़ा उससे प्रश्न क्या क्या बन सकता है। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि आग की खोज किस काल में हुई थी? बताइए, आग की खोज, आग की खोज, उत्तर दीजिएगा सभी लोग। आग की खोज किस काल में हुई थी? किस काल में हुई थी? किस काल में हुई थी आग की खोज? किस काल में हुई थी? ठीक है, आग की खोज किस काल में हुई थी? अगर मैं आपसे यह पूछूं प्यारे बच्चे, आग की खोज के बाद अगर मैं आपसे यह पूछूं कि आग की खोज किस काल में हुई थी, और आपसे अगला प्रश्न मैं यह बना दूं कि बताइए, हाँ, पशुओं का पालन, पशुओं का पालन, पशुओं का पालन, पशुओं का पालन, पशुओं का पालन किस काल में हुआ शुरू? किस काल में शुरू हुआ? किस काल में शुरू हुआ? बताइए, किस काल में शुरू हुआ? बताइए। अगर ये, हाँ,
मतलब कुल मिला के सर, अगर इन प्रश्नों का आप जवाब दे ले जा रहे हैं तो आप पढ़ाई की सही दिशा को प्राप्त कर चुके हैं। बस आपको धैर्य बनाकर पढ़ते रहना है। जो मैं देखिए, इतिहास बहुत वास्ट सब्जेक्ट होता है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, लेकिन जब हम झारखंड के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं तो हम इतिहास के सभी एस्पेक्ट को ना कवर करके जो झारखंड के एस्पेक्ट हैं, जो झारखंड की तरफ से इंपॉर्टेंट है, उस चीज को हम पढ़ते हुए आगे चलेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया, सभी के उत्तर सही हैं, बहुत ही शानदार प्यारे बच्चे। ठीक है, आई बात समझ में? आई बात समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर आपने सर शुरुआत जब की आज पढ़ाने की, तो आपने बताया कि सर ये जो नवपाषाण काल है, धीरे धीरे अब बताओ इंसान जो है, अब इंसान क्या होगा? इंसान पत्थरों से कब तक शिकार करेगा? कभी तो एवोल्यूशन करेगा। इंसान का काम है धीरे 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 आगे बढ़ते रहना। एक दिन तुमने छोटा सा मेरे साथ परिचय पढ़ा था, आज तुम इतिहास पढ़ोगे, कल तुम भूगोल पढ़ोगे। यानी धीरे 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 क्या करेंगे, हम स्तर को अपने बढ़ाते चले जाएंगे। छोटे बच्चे थे, पहले तुतला तुतला के बोला करते थे, मम्मी मम्मी हमको पानी दे दो। फिर धीरे धीरे तुमने अपनी भाषा को सही किया, मम्मी जी पानी दे दीजिए। ठीक है, फिर धीरे धीरे मम्मी पानी दे रही हो कि नहीं दे रही तो मतलब क्या है कि धीरे धीरे एवोल्यूशन किया। ठीक उसी प्रकार से इंसान कब तक पत्थरों से शिकार करेगा? उसको भी तो लोहे की जरूरत पड़ेगी, उसको भी तो कांसे की जरूरत पड़ेगी, कांसे की जरूरत पड़ेगी, उसको भी तो आपको ताम्र ताम्र यानी तांबे की जरूरत पड़ेगी। तो धीरे धीरे हमने तांबे का आविष्कार किया, हमने कांसे का आविष्कार किया, सर हमने लोहे का आविष्कार किया। तो इन हथियारों का जब इन धातुओं का आविष्कार किया, तो इसके हिसाब से जब हम यूज करने लग गए डेली जीवन में, तो हमने इसके हिसाब से अपनी इस एज को हमने नाम दिया मेटल एज। क्या नाम दिया प्यारे बच्चे? मेटल एज नाम दिया, धातु युग नाम दिया। इसके अंदर ताम्रपाषाण काल भी आया। लेकिन क्या हमें ताम्रपाषाण काल पढ़ने की आवश्यकता है? नहीं प्यारे बच्चे, हमें आवश्यकता है पढ़ने की, हमें आवश्यकता क्या है पढ़ने की? धातु युग में मेटल एज में जिन चीजों की जो इंपॉर्टेंट है वो देखिए। झारखंड में हम जो मेटल एज है, ताम्र युग, कांस्य युग और लौह युग, तीनों से संबंधित आपको अवशेष देखने के लिए मिल जाते हैं। जब पूरे भारतवर्ष में ये तीनों युग चले तो आपके झारखंड में भी इसका खूब प्रभाव देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आई बात समझ में? हाँ, मतलब सर जब तांबे का इस्तेमाल होने लग गया तो आपके झारखंड में भी तांबे का खूब इस्तेमाल हुआ, तब कांस्य का भी यहां पर खूब इस्तेमाल हुआ, सर लोहे का भी खूब इस्तेमाल हुआ। तो हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है इसमें सर? हमारे लिए इसमें क्या महत्वपूर्ण है, इधर देखिए। कमेंट करने की बजाय अगर पढ़ लेंगे बेटा ना तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। हाँ, बहुत प्यारे बच्चे हो आप लोग। देखो इधर ताम्र युग में सर असुर, बिरहोर और बिरजिया जनजाति के लोग तांबे की खानों से अयस्क निकालकर, अयस्क क्या होता है? रॉ मटेरियल जो होता है, जो रॉ मटेरियल होता है, जो आपका अयस्क होता है, रॉ मटेरियल होता है, उसको निकालकर, उसको गलाकर विभिन्न उपकरण बनाते थे। तांबे की खान थी हमारे पास। इसका मतलब सर हम बहुत पुराने समय से झारखंड के अंदर खनिजों का दोहन करते आ रहे हैं। एक बात इससे सिद्ध होती है। कौन सी जनजाति इसमें सम्मिलित थी? नाम याद रखिएगा, एक पहला असुर, दूसरी बिरहोर, तीसरी बिरजिया। कौन सी? असुर, बिरहोर, बिरजिया। असुर, बिरहोर, बिरजिया। नाम याद रखिएगा, असुर, बिरहोर, बिरजिया। ये तीन जनजाति ऐसी थी प्यारे बच्चे जो कि क्या करती थी? तांबे की खानों से अयस्क निकालती थी और उन्हें पिघलाकर क्या किया करती थी? उपकरण बनाया करती थी। क्या बनाया करती थी? उपकरण बनाया करती थी। लिखने के लिए मैं फिर से बोल दे रहा हूं कि क्लास खत्म हो जाएगी, पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, या तो क्लास को रोक रोक के लिख लेना, या तो फिर जो है प्यारे बच्चे जब क्लास खत्म हो जाएगी तो पीडीएफ मिल जाएगी, उस पीडीएफ से पढ़ लेना या उस पीडीएफ से नोट डाउन कर लेना। आसान रहेगा, जल्दी आसान रहेगा। आई बात समझ में? अंकित कुमार जी, मतलब सर ताम्र युग की बात कर रहा हूं तो असुर, बिरहोर, बिरजिया। नाम याद रखना, कौन सी? फिर से बोल रहा हूं, असुर, बिरहोर, बिरजिया। ये तीन जनजातियां थी जो क्या कर रही थी? तांबों से अयस्क निकालकर उसे गलाकर विभिन्न उपकरण बनाने की कोशिश कर रही थी। भैया बना रही थी, अच्छी बात है सर। झारखंड का सिंहभूम और मानभूम का क्षेत्र ताम्र और
कांस्य युगीन स्थल हैं। तो कभी आपसे पूछे, डायरेक्ट प्रश्न बनेगा कि बताइए झारखंड का ऐसे झारखंड के ताम्र और कांस्य युगीन स्थल का नाम बताइए। आप बोलोगे साहब सिंहभूम है और मानभूम है, सिंहभूम है और मानभूम है। याद रखिएगा, क्या बताओगे सर? सिंहभूम है और मानभूम है। क्या इतनी बातें क्लियर है? क्या इतनी बातें क्लियर है? बिल्कुल। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? बिल्कुल इतनी बातें क्लियर हैं। यस और नो? बेटा झारखंड के हिसाब से वो मैंने आंकड़ा बताया है, ठीक है? हाँ, याद रखिएगा प्यारे बच्चे, ठीक है? हाँ, झारखंड के हिसाब से बताया पूरा पाषाण काल का, ठीक है? क्या इतनी बातें क्लियर हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एक बार बताइए। ठीक है। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? नोट डाउन कीजिएगा इसे। झारखंड का सिंहभूम और मानभूम क्षेत्र किससे संबंधित है? कांस्य युगीन स्थल से संबंधित है। किससे संबंधित है? कांस्य जी। अच्छा, चलते चलते लिख लेती हैं नेहू जी। जैसे जिस बच्चे की मर्जी, यदि आप स्पीड को मीटअप कर पा रहे हैं तो आप लिख लीजिए, अन्यथा जो है आप समझने पर फोकस ज्यादा कीजिए बेटा, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन बनाना जरूरी है, नोट्स रंग के रख देना जरूरी बिल्कुल नहीं है। याद रखिएगा, ठीक है? ये बेटा आपके नौपाषाण काल में ही आएगा, नौपाषाण काल में ही आएगा। मैंने पढ़ाया ना अभी, वहां पे नौपाषाण काल के अंतर्गत ही आ रहा था आपका, ठीक है प्यारे बच्चे? ठीक, याद रखिएगा। छोटा नागपुर क्षेत्र के असुर तथा बिरजिया जनजाति को कांस्य युगीन लौह युगीन औजारों के प्रारंभकर्ता माना जाता है। तो किन जनजातियों को, डायरेक्ट प्रश्न बनता है, किन जनजातियों को कांस्य युगीन और लौह युगीन औजार के प्रारंभकर्ता माना जाता है? तो असुर जनजाति को, दूसरा आपका जो है बिरजिया जनजाति, कौन सी? बिरजिया, 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 असुर और बिरजिया जनजाति को आपके कांस्य युगीन और लौह युगीन, ये जो आपका कांस्य युग है और जो आपका लौह युग है, इस लौह युग के जो औजार हैं, इन औजारों को बनाने की स्टार्ट करने वाले, प्रारंभकर्ता मतलब स्टार्ट करने वाला माना जाता है। किसने स्टार्ट किया था? कभी डायरेक्ट आपसे प्रश्न बन जाए कि औजार बनाना किसने शुरू किया था? कांस्य युग का कांस्य से बना औजार और लोहे से बने औजार किसने बनाए थे? तो आपको याद रखना है, असुर और बिरजिया जनजाति को माना जाता है। बिल्कुल। क्या इतनी बातें कहां से? क्या इतनी बातें क्लियर है? यस और नो? क्या इतनी बातें क्लियर है प्यारे बच्चे? हाँ जी, बिल्कुल। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? एक बार बता दीजिएगा, ठीक है? हाँ, ठीक है, बिल्कुल। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, ठीक है। एक इतिहासविद के अनुसार झारखंड में निर्मित लोहे को हम कहां कहां ले जाते थे? तो मेसोपोटामिया ले जाते थे। अच्छा, विश्व का मैप तुमने देखा होगा, तो कभी अगर तुम अपना जो है विश्व का मैप देखोगे, तुमको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, इस प्रकार से दिखाई देगा, इस प्रकार से दिखाई देगा। ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा तुम्हारा विश्व का मैप। यस और नो? हाँ सर, इस प्रकार से दिखाई देता है। बिल्कुल सर, दिखाई देता है। सर ये जो प्यारा भारत है आपका ना, यहां पर आपका क्या मौजूद है? सर झारखंड मौजूद है। इस झारखंड को जैसे ही भी झारखंड से हम जो लोहा निर्मित करते थे, उस लोहे को हम ट्रांसपोर्ट करके कहां ले जाते थे? तो ये वाला जो एरिया है ना सर, ये वाला एरिया, इस वाले एरिया पे ले जाते थे। और यहीं पर आपका क्या मौजूद था? तो आप बोलोगे सर मेसोपोटामिया मौजूद था। क्या मौजूद था? मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया मौजूद था। इस मेसोपोटामिया में इसका निर्यात किया जाता था, जहां दशमिक से उस लोहे से
तलवारें तैयार की जाती थी। तो कभी ऐसे पूछ रहे झारखंड से किन विदेशी देशों में आपका लोहा जो है वो किया जाता था? बिल्कुल, तो आप बताएंगे मेसोपोटामिया में, यानी कि जो आज आप कह सकते हैं ये दशमिक सीरिया उरिया तक ट्रांसपोर्ट होता था। ये इजिप्ट है जिसे मिस्र बोलते हैं, ये सुएज कनाल है, ये मेसोपोटामिया देश है। तो यहां पर जो है ये होता था। बिल्कुल ठीक है। कृष्णदेव जी क्या क्वेश्चन है बेटा लास्ट के? हाँ, पंकज राठौर जी, मेसोपोटामिया क्लियर है? हाँ, कल को किसी प्रकार का दुख तो नहीं तुम्हें उत्पन्न होगा, क्लियर है ना? बिल्कुल, हाँ, झारखंड नेतरहाट में, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, ठीक है, क्लियर है प्यारे बच्चे, क्लियर है? यस और नो? मेसोपोटामिया, मेसोपोटामिया एक राज्य हुआ करता था, एक तरीके से आप कहिए सत्ता थी इनकी, सत्ता थी, भौकाल था इनका, समझ रहे हो? हाँ, एक राज्य हुआ करता था। हाँ, याद रखिएगा। बिल्कुल। झारखंड के सबसे प्राचीन अधिवास का प्रमाण कहां मिलता है? ये अगला क्वेश्चन है और बहुत महत्वपूर्ण है, पूछे जाने की संभावना सबसे ज्यादा इसी की रहती है कि अधिवास मतलब जहां लोग रहते थे, जहां आपके आदिमानव रहते थे, उस रहने का साक्ष्य, सबसे प्राचीन साक्ष्य, सबसे प्राचीन साक्ष्य कहां मिलता है? तो असुरगढ़ का है, असुरगढ़ का है। तो झारखंड के सबसे प्राचीन अधिवास का साक्ष्य कहां का है? तो असुरगढ़ क्षेत्र का है। और याद रखना, असुरगढ़ में लौह काल का साक्ष्य आपको मिलता है। लौह युग का काल, जो लौह युग था, उस काल का असुरगढ़ में साक्ष्य मिलता है और यह सबसे प्राचीन अधिवास है। कभी पूछ रहे प्रश्न कि झारखंड का सबसे प्राचीन अधिवास कौन सा था? तो आप कहोगे असुरगढ़ था, असुरगढ़ था। ठीक है, आई बात समझ में? अमर सिंह जी, लिखने दीजिए, बाद में 1 घंटा बर्बाद होता है। बेटा ये बताओ, पढ़ना महत्वपूर्ण है या फिर लिखना महत्वपूर्ण है? मेरे हिसाब से तो बेटा पढ़ना महत्वपूर्ण है। अभी पढ़ने पर जोर दीजिए, समझने पे जोर दीजिए। अगर एक बार उसको लिख लोगे दोबारा देख के पीडीएफ को, तो वो आधे घंटे के अंदर लिख जाएगा, और 2 बार पढ़ लोगे तो वो जल्दी ज्यादा याद हो जाएगा। ज्यादा याद हो जाएगा तो प्यारे बच्चे कहीं नुकसान ना कर दे तुम्हें, है? ऐसा तो नहीं होगा ना बेटा? चलो पढ़ लो थोड़ा सा, ठीक है। हजारीबाग के बाहरगंडा क्षेत्र में तांबे की 49 खाने मिली हैं। डायरेक्ट प्रश्न है बेटा, डायरेक्ट प्रश्न है, तांबे की 49 खाने कहां से प्राप्त हुई हैं? तो आप कहोगे हजारीबाग के बाहरगंडा नामक स्थान से तांबे की 49 खदानें प्राप्त हुई हैं। याद रखिएगा, बिल्कुल। आई बात समझ में? क्लियर और क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल रखिएगा। हाँ हाँ, क्या इतनी बातें क्लियर है? मतलब तांबे की 49 खानों में हजारीबाग के बाहरगंडा नामक स्थान से, सॉरी, तांबे की 49 खाने कहां से प्राप्त हुई हैं? हजारीबाग क्षेत्र के बाहरगंडा नामक स्थान से ये प्राप्त हुई हैं। याद रखिएगा दोस्त, आई बात समझ में? अब सर झारखंड में जो प्राचीन इतिहास में जनजातियों का आगमन पढ़ेंगे। जनजातियों के आगमन के बाद आपका बौद्ध धर्म के बाद बेटा जो बौद्ध धर्म के स्थान है और जो मिली हैं चीजें, उनको देख लीजिएगा एक बार। सर जैन धर्म को पढ़ेंगे। जैन धर्म के बाद फिर प्यारे बच्चे हम लोग मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल, उसमें झारखंड का क्या रहा है, सब बातों पर डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है? हाँ, ठीक है, बिल्कुल। सबसे पहले, हाँ, लिखने वाले को लिखने दीजिए, लिखिए ना, कौन मना कर रहा है? कौन मना कर रहा है? लिखिए। झारखंड में जनजातियों का आगमन, झारखंड में जनजातियों का आगमन कैसे हुआ, इस पर चर्चा कल करेंगे। लेकिन पहले मैं एक बार आपको पूरा रिवाइज करा दूं कि आपने आज क्या मेरे साथ पढ़ा है, क्या सीखा है। साथियों साथियों आपने सबसे पहले प्राचीन काल में झारखंड के बारे में पढ़ा कि प्रागैतिहासिक काल जो है, ये हम पहले तो इतिहास 3 भागों में बांटते हैं, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और आपका इतिहास। भैया प्रागैतिहासिक का मतलब कि भैया जहां पर आपको कुछ लिखित उखित नहीं मिला हो, आपको पत्थर वत्थर के हिसाब से जानकारी मिलती हो कि ये इतिहास रहा होगा। इसके बाद आद्य इतिहास मतलब कि सर लिखा गया लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, आज के मानव हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, उस टाइम पे अपनी भाषा में वो लिख के चले गए। सर इतिहास यानी कि जो लिखा गया साक्ष्य वो हमारे पास मौजूद है, उसको हम पढ़ पा रहे हैं। सर प्रागैतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांटते हैं। एक आपका
पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण, तीसरा नवपाषाण काल। सर हमने सबसे पहले पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ा कि पूरा पाषाण काल जो कि 1 लाख से 10,000 साल पहले ईसा पूर्व मौजूद था, और इस काल में गुफा में लोग निवास करते थे और शिकार पे इनकी जिंदगी थी, आग की जानकारी इनको मिल गई थी। सर यहां पर झारखंड के परिप्रेक्ष्य में क्या याद रखना है कि असुर, बिरहोर आदि जनजातियां जो है यहाँ की मूल निवासी जनजातियां थी, बाकी कुछ जनजातियां बाहर से आई थी, मुंडा वगैरह। ठीक है। मध्य पाषाण काल 10,000 से लेकर 4,000 ईसा पूर्व से संबंधित है, जो कि यहां पर औजार की बात करें क्या क्या कहां कहां मिले हैं तो पलामू, दुमका, गढ़वा, धनबाद, रांची, पश्चिम सिंहभूमि, पूर्वी सिंहभूमि में मिले हैं। इस काल में पत्थर तीक्ष्ण थे, सुडौल थे, नुकीले थे, औजार में लकड़ी के हत्थे बनने लग गए थे। नवपाषाण काल की बात करें तो ये 2 चरण में बांटते हैं, 3,000 से लेके 1500 ईस्वी तक, और फिर 1500 ईस्वी से लेके बाद तक आगे पढ़ेंगे। दूसरे चरण में ही मुंडा जनजाति झारखंड के अंदर आती है, और नवपाषाण काल में झारखंड के दूसरे चरण में मुंडा जनजाति प्रवेश कर जाती है, और नवपाषाण काल के अवशेष पलामू, धनबाद, दुमका, सिंहभूमि, पूर्वी सिंहभूमि, रांची, लोहरदगा और आदि क्षेत्रों से आपको प्राप्त होते हैं। झारखंड में सबसे समृद्ध नवपाषाण कालीन बारूडी है। ये समृद्ध का मतलब है कि यहां पर बहुत ज्यादा आपको साक्ष्य देखने के लिए नवपाषाण काल के मिल जाते हैं बारूडी में। नवपाषाण कालीन औजार मुख्यतः क्वार्टेज पत्थरों से मिलकर बने होते हैं, ऐसे क्वार्टेज पत्थर थे। क्वार्टेज पत्थर के औजार आपको देखने के लिए मिलते हैं। बोरमैन के अनुसार नवपाषाण कालीन हस्त कुठार कितनी थी? 12 थी। ये बात आपने सीखी मेरे साथ। फिर देखा कि पशुओं को पालतू वालतू बनाने का काम भी हम नवपाषाण काल में कर रहे थे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। फिर मेटल एज की बात की हमने, धातु एज की बात की कि भाई 3 एज थी धातु एज के अंदर, ताम्र युग, कांस्य युग, लौह युग, ये 3 एज थी, हमने इसके बारे में देखा था। ठीक है, ठीक है। ताम्र युग में बेटा असुर, बिरहौर और बिरजिया जनजाति के लोग आपको यहां देखने के लिए मिल जाते हैं। बिरजिया जनजाति के लोग मिल जाते हैं। तांबों की खाने से अयस्क निकालकर उसे गलाकर विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाए। कौन कौन सी जनजाति के लोग? असुर, बिरहौर और बिरजिया जनजाति के लोग जो है तांबे के खानों में काम करते थे, वहां से हथियार बनाने लग गए। झारखंड का जो ताम्र और कांस्य युगीन स्थल है सिंहभूम, मानभूम। कल को प्रश्न आ जाए कि मानभूम का संबंध किससे है, तो आप बताओगे ताम्र और कांस्य युगीन सभ्यता से है। ठीक है, उस समय काल से है। और कांस्य युगीन और लौह युगीन की बात करें तो छोटा नागपुर क्षेत्र की ये असुर और बिरजिया जनजाति के लोग हैं। इन्होंने ही यहाँ जो तांबे और लोहे के जो है कांसे और लोहे के औजार बनाने शुरू किए, असुर और बिरजिया जनजाति के लोग। ठीक है। झारखंड में निर्मित लोहे को हम कहाँ ले जा रहे थे? तो मेसोपोटामिया देश में ले जाते थे, और तलवारें बनाई जाती थी उससे, याद रखिएगा। सबसे प्राचीन अधिवास असुरगढ़ का माना जाता है। कभी भी प्रश्न आ जाए कि सबसे प्राचीन अधिवास कहाँ का माना जाता है, असुरगढ़ का माना जाता है। हजारीबाग के बाहर गंडा नामक स्थान से तांबे की 49 खानों के अवशेष आपको देखने के लिए मिल जाते हैं प्यारे बच्चे, याद रखिएगा। और ये झारखंड की जनजाति को आगमन हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। आई बात समझ में? यस और नो एक बार बताइएगा प्यारे बच्चे। ठीक है, कैसे झारखंड में जनजातियों का आगमन हुआ, कौन सी जनजाति कब आई, इस पर बातचीत होगी, इस पर डिटेल पढ़ेंगे, और फिर इसके आगे चलते हुए हम आगे बौद्ध धर्म, जैन धर्म को अच्छे से डिस्कस करेंगे। मौर्योत्तर काल, गुप्तोत्तर काल, इनको सब लोग अच्छे से पढ़ेंगे मेरे साथ। आई बात समझ में? ठीक है। हाँ, आयुष कह सर आपसे पढ़ाई की मजा आता है, ऐसा लगता है कि आप घर के आदमी। हाँ, घर के तो हैं तुम्हारे, और कहाँ के हैं? हाँ, अपना मानोगे तो अपने हैं, पराया मानोगे तो पराए हैं। ठीक है। 5 मिनट आपका डाउट सेशन है, पूछ सकते हैं प्यारे बच्चे। आपका कोई डाउट है, आज जो क्लास ली है उस क्लास से संबंधित कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं प्यारे बच्चे। लास्ट के डाउट सेशन आपके, बिल्कुल। ठीक है। 25 में से 10 से 12 औसतन। ठीक है। और कोई डाउट समझ में आई आज की क्लास में, या कुछ जो है दिक्कत रही? हाँ, पढ़ लिए हो ना? स्लो पढ़ा रहे हैं, धीमे पढ़ा रहे हैं, तेज नहीं पढ़ा रहे हैं बेटा, तेज नहीं पढ़ा रहे हैं किसी प्रकार से। हाँ नीरज जी, वो संभव इस वजह से नहीं हो पाएगा क्योंकि आपको समय कम है और ज्यादा पढ़ाना है। ठीक है, ज्यादा पढ़ाना है। ठीक है, डरो मत, डर के आगे जीत है, टेंशन मत लो। फिजिकल कब होगा इसके संबंध में अंकित सर वीडियो बना देंगे अगर कोई भी सूचना आती है।
इसके अलावा RWA परिवार से हैं, इसके अलावा और कुछ? वन लाइनर क्वेश्चन आंसर भी होगा ना सर? करा देंगे, करा देंगे, ठीक है। थोड़ा मोटिवेट कीजिए, मोटिवेशन की क्यों जरूरत है तुम्हें? और हाँ, सुडौल का मतलब होता है अच्छा दिखने वाला, सुडौल। हाँ, ठीक। उसके अलावा ठीक। पढ़ते रहो बेटा, देखो पढ़ना है, माँ बाप के लिए पढ़ना है तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, ठीक है। हाँ, याद करने का बस आप इसको लिख लीजिए और एक बार सोने से पहले पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मन शांत करके कोई भी चीज़ पढ़ी जाएगी तो आराम से चीज़ें याद होंगी, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, ठीक है, ठीक है, शुक्रिया, शुक्रिया प्यारे बच्चों। मुलाकात कब होगी? हाँ, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और वहां पर आगे पढ़ेंगे हम लोग। और हाँ, थोड़ा आराम से बेटा, बहुत आराम से, मतलब 20 स्लाइड भी नहीं पढ़ाई मैंने आपको, बहुत ही आराम से पढ़ाया, ठीक है। हाँ, याद करने का तरीका बेटा मैं याद कराऊंगा, क्या दिक्कत है? हाँ, शुक्रिया, शुक्रिया प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार आप सभी को, धन्यवाद, जय हिंद।